मोशन, ओके। चलिए तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कल थोड़ा सा हमने बात किया था, लेकिन हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे काइनेमैटिक्स, राइट। तो काइनेमैटिक्स जो है वो क्या है? ये है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of particle oblique body without going into the cause of it। ठीक है ना, cause of it। यानी कि काइनेमैटिक्स में हमें केवल मोशन को स्टडी करना है ऑफ अ पार्टिकल और बॉडीज। जनरली हम यहाँ पर वैसे तो पॉइंट मास लेके चलते हैं, पॉइंट पार्टिकल को लेके चलते हैं, बट आगे जब हम रोटेशन पे जाएंगे तो काइनेमेटिक्स तो वहां भी आएगा। तो इन जनरल अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ इट। तो यहाँ पे ये आता है भाई सवाल, ये कॉज क्या होता है? तो कॉज क्या है बेटा? फोर्स। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज a state of rest or of uniform motion unless some force acts on it। तो अगर मान लीजिए कोई रेस्ट में बॉडी है, पार्टिकल है, उसे अगर मोशन में लेके आना है तो उसका जो कारण होगा, कॉज होगा, जो कॉज बनेगा वो कौन होगा? फोर्स। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम इसकी चिंता नहीं करेंगे कि कॉज क्या है, हमें केवल क्या करना है? स्टडी। अब स्टडी का मतलब क्या है? यानी हम किस तरह के सवाल होंगे यहाँ? यहाँ होगा कि भाई पार्टिकल हमें ऑब्जर्व करके बताना है वेदर इट इज एट रेस्ट और मोशन, क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्या नॉन यूनिफॉर्म है ना? कुछ गिवन टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ होगा, क्या फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सच क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी मोशन को स्टडी करने से पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक रेफरेंस फ्रेम की, द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली। ठीक है ना? तो चलिए हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है? चलिए एक मिनट, ओके। तो सबसे पहले देखिएगा रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम is a coordinate system with respect to which observations are being made। यानी जिस रेफरेंस फ्रेम से, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज द रेफरेंस फ्रेम। और ये रेफरेंस फ्रेम अधूरा है अगर कोई ऑब्जर्वेशन लेने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर में कि यहाँ पर है एक ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर इज अ मस्ट बेसिकली। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो कुछ ऑब्जर्व भी नहीं होगा और आगे स्टडी नहीं हो पाएगी। तो सम ऑब्जर्वर इज देयर एंड ही हैज चोजन सम रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ही विल मेक द ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड के साथ अटैच है ये रेफरेंस फ्रेम एंड रिस्पेक्ट टू व्हिच यू विल राइट द पोजीशन, you will make further study। And if you are sitting in a car and if you want to make observation with respect to the car, then this reference frame is attached with the car। ठीक है ना? तो जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन लेंगे ये रेफरेंस फ्रेम अटैच होगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होगा विद दैट बॉडी। यानी फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है, या विद रिस्पेक्ट टू दिस वी आर मेकिंग आवर ऑब्जर्वेशंस। तो दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया तो सबसे पहली चीज हमें क्या ऑब्जर्व करनी होती है या क्या देनी पड़ती है, वो है पोजीशन। तो फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू नो इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो पोजीशन देने के दो तरीके हैं, आइदर वी गिव द कोऑर्डिनेट्स, है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, x1 एक्स वाई जेड, और वी गिव द पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले देते हैं, देखते हैं कि पोजीशन कैसे दी जाती है। पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन देने के लिए क्या करना है? आइदर वी यूज
coordinates or we use position vector. position vector. अब दोनों चीजें समझनी है कि भाई कैसे देना होता है कोऑर्डिनेट्स और कैसे देना होता है पोजीशन वेक्टर। तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमने चूज कर लिया, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है। सपोज ये पॉइंट पी है। अगर मुझे पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा है। वैसे तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा बताएं, ठीक है ना, कोई बच्चा बोलना चाहेगा क्या? हाउ वी फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी, व्हाट वी डू? अरे बेटा कोई कुछ कहेगा? चलिए ठीक, आप जैसे सोच रहे हैं, हमें क्या करना होता है, हमें एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। एंड दिस डिस्टेंस is the x coordinate of the point P. Similarly, we drop the perpendicular on the y-axis and this distance gives us the y coordinate of the point P और ये हमने लिख दिया x, y, ठीक है ना। तो x एक्सिस पे अगर ड्रॉप करेंगे तो बेटा वहां तो x कोऑर्डिनेट ही मिलेगा, है ना, y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ऑन दी x एक्सिस। सिमिलरली y पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वहां तो y ही मिलेगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन एक्चुअली ऑन दी y एक्सिस। तो यही होता है x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो एक तरीका तो ये हो गया, वी गिव द कोऑर्डिनेट्स। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका क्या होगा भाई? पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं सपोज फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख देता हूँ और ये पॉइंट पी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जिसका हेड कहाँ जाता है, पी पॉइंट पर, और इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है। और हम दोनों को अब कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी द रिलेशन बिटवीन दिस आर एंड एक्स वाई दैट वी कैन आल्सो फाइंड। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ एंगल ये गिवन है और मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो इस ट्रायंगल में आप समझ सकते हैं कि दिस लेंथ इज आर cos थीटा एंड इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर हियर तो दिस लेंथ इज आर sin थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वो हो गया आर cos थीटा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आर sin थीटा, है ना। ये समझ में आ रहा है? यानी अगर एक्स और वाई गिवन है तो वी कैन फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ आर। तो एक्स हो गया आर cos थीटा और वाई हो गया आर sin थीटा, राइट। तो पोजीशन वेक्टर आर क्या है? अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आई और जे में अगर मैं आर कहूँ क्या है, तो आप कहेंगे एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए आई और जे क्या है। तो वेक्टर्स अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको आइडिया है, एक्स इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस एंड जे कैप, है ना, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द प्लस वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ जो x है तो r को मैं वेक्टर फॉर्म में ये भी ले सकता हूँ, r इज द मैग्नीट्यूड लेंथ बेसिकली, तो r cos थीटा आई कैप या r sin थीटा जे कैप, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर ये कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने r को x i y j कैसे लिख दिया या r को r cos थीटा आई कैप r sin थीटा कैसे लिख दिया, वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, और अगर क्लियर है तो हम आगे मूव कर जाए। No, sir, please repeat. ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो कि मैंने कहा कि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चूज कर चुके हैं, रेफरेंस फ्रेम आ चुका है, पॉइंट पी है कोई और उसकी पोजीशन देना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या तरीके हैं, आइदर वी गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, एक्स कॉमा वाई। और ये एक्स कॉमा वाई कैसे निकालते हैं ये मैंने अभी भी बताया, पी से यानी पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, समझते हैं ना, परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 9। तो जब परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करेंगे तो इस पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस जो भी होगा ऑरिजिन से, दैट लेंथ इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है ना। सिमिलरली हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वहां ड्रॉप करके जो भी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, जो भी ये लेंथ आती है इस पॉइंट की फ्रॉम द ऑरिजिन, दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो चलो एक्स कॉमा वाई आ गया। अब पोजीशन वेक्टर मैंने बताया कि दूसरा तरीका होता है पोजीशन देने का, यूजिंग अ पोजीशन वेक्टर, and it is a vector whose tail is at the origin and head is at the point P, whose position vector, oh sorry, whose position you are giving। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसका टेल तो है ऑरिजिन पर, हेड है उस पॉइंट पर, जिसका पोजीशन वेक्टर आप दे रहे हैं। तो ये आर वेक्टर मैंने शो किया है डायग्राम में, आप देख पा रहे होंगे। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आप बहुत इजीली दे सकते हैं,
ये बेस इसका आर कॉस थीटा है, यानी जो एक्स लेंथ था एक्स वो आर कॉस थीटा है, और जो वाई था वो आर साइन थीटा है। अब अगर किसी वेक्टर के जिसे एक्स और वाई पता हो तो क्या एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं? क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. गुड। और अगर मैं x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लिख सकता हूँ, तो क्या r को मैं r cos थीटा a कैप और r sin थीटा j भी लिख सकता हूँ? Yes. राइट। और आप ये भी जानते हैं ना कि अगर किसी वेक्टर को i और j में एक्सप्रेस किया है तो x और y के टर्म्स में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, लेंथ की बात करूं r की, तो क्या होता है? वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। क्या ये भी ठीक है बेटा पाइथागोरस थ्योरम से? Yes, sir. Otherwise you also know that if vector is expressed in I, J and K, then the magnitude of the vector is given by the formula x component square plus y component square plus z component square under। तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये हमें जानना चाहिए। तो वेक्टर में ये जानकारी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ कि if some vector r is given to us as rx I cap, ry j cap, rz k cap, then magnitude of the vector r is given by the formula rx square plus ry square plus rz square। जहां लगे कि सर नहीं ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमारे लिए कोई नई चीज है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर क्लियर है तो आप साथ साथ बिल्कुल बताते रहें। क्या ये फॉर्मूला बेटा पता है सबको? नो? No, sir. नो। तो अभी अभी जैसे मैंने थोड़े पहले पिछले पेज पे बताया कि अगर आर एक्स आई प्लस वाई जे है ना, एक्स आई प्लस वाई जे है, तो ये जो है हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन वैसे तो डॉट प्रोडक्ट से दे सकते हैं। क्या आपने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ बेटा? यस और नो? What, sir? डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है बेटा आपने? No, sir. नो। तो यानी वेक्टर्स एडिशन तक पढ़ा हुआ है आपने, या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स तक पढ़ा हुआ है केवल मेरे ख्याल से? Yes. ओके। तो अभी या तो मैं इसका डेरिवेशन बता दूं, है ना, तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, तो रिकॉल हो जाएगा। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आपने बोला कि रेफरेंस फ्रेम में जब पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसके दो मेथड है। आपने एक बताया कोऑर्डिनेट मेथड एंड सेकंड का नेम क्या था सर? पोजीशन वेक्टर, ओके सर। है ना, पोजीशन वेक्टर दिया हमने। चलिए, तो अब यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूले को वैसे अभी ड्राइव करने की उतनी जरूरत तो नहीं है। ये हमारे लिए काफी है जानना कि हाँ, अगर एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट गिवन हो तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि डॉट प्रोडक्ट का चलो आइडिया दे देता हूँ, है ना, आउट ऑफ द वे है थोड़ा टॉपिक, लेकिन चलो साथ साथ कर लो, कोई बात नहीं। डॉट प्रोडक्ट है जैसे वेक्टर्स में क्या होता है, दो अगर वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो ए डॉट बी जो होता है वो डिफाइंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, कॉस थीटा। ठीक है, मतलब डेफिनेशन इसकी यही है कि अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है बेटा? यस सर। तो अगर हम बात करें कि किसी एक वेक्टर ए का अपने आप से ही डॉट ले लें तो क्या आता है, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि आई डॉट आई क्या आएगा। आई वैसे मैंने अभी क्या बताया था, क्या होता है आई कैप? जवाब दीजिए, आई कैप क्या बताया था बेटा मैंने? यूनिट वेक्टर along plus x axis। yes or no? यस सर। तो ये यूनिट वेक्टर आई कैप, यूनिट वेक्टर का चलो पहले मतलब ही बता दो कि क्या होता है यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी? तो चलो ये भी फिर सीखते हैं, ये भी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, तो जब तक यही नहीं जानेंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। चलिए जान लेते हैं।
तो लिखते हैं। अभी थोड़ा सा देखो टॉपिक से तो हटेगा चीज, लेकिन आपको एक लिख मिले। तो यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude is unity, magnitude is 1, ऐसे कह दो। यानी यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। एंड इसका जनरली यूज किस लिए करते हैं, तो गिव द डायरेक्शंस। इट इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो एक फोर्स मैंने लगा दी है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर प्लस वाई है एक्सिस, नीचे माइनस वाई सपोज, और मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया है इन दिस डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन एंड डायरेक्शन हो गया प्लस एक्स के अलोंग। तो जैसे कि आप जानते हो बेटा कि किसी वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए है, तो एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो मैंने कैप लगाया ना, इसे बोलते हैं ए कैप। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए कैप, राइट। और ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। सर आपने स्क्रीन शेयर की थी, वो शो नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट। अब ठीक है बेटा। यस सर। चलिए अब देखें, ये जो ए कैप है ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए के अलोंग, है ना। तो उसी तरीके से जो आई कैप होता है, आई कैप, ये कैसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस। ओके। यस सर। और जे कैप क्या होता है, जे कैप होता है एक यूनिट वेक्टर अलोंग द प्लस वाई डायरेक्शन। तो अगर मान लो मैं प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो मैं अगर ऐसा लिख दूं, F इज इक्वल टू 10 आई कैप। न्यूटन तो इसका वो हो गया ना बेटा यूनिट, और 10 हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये आई कैप क्या बता रहा है, आई कैप हमें ये बता रहा है कि ये फोर्स लग रही है अलोंग दी प्लस एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मुझे डायरेक्शन पता है, तो आई हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ दी वेक्टर। सही। तो अगर मैंने इसको 10 आई लिखा है, तो 10 आई को देखते ही आप समझ गए द मैग्नीट्यूड इज 10 एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। चलिए, तो इसे आप साथ साथ नोट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, मैं अगर रुकने की जरूरत है मुझे बताना, आप नोट कर लो, मैं आगे बढ़ूँ। सर डन। ओके। तो यानी अब हम ये समझ गए कि भाई आई कैप, जे कैप, के कैप जो भी हैं, इनसे हमें पता लग जाता है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि वेक्टर ए अगर मान लो हो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है ना। इसका मतलब क्या बेटा, जब मैं ए एक्स आई कैप लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, दिस होल थिंग इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए and this whole thing is the y component of the vector a and this whole thing is the z component of the vector a। अब मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट, तो पहले तो ये सवाल आता है कि भाई कंपोनेंट का मतलब क्या, क्लियर है हम, व्हाट डज कंपोनेंट मीन ऑफ अ वेक्टर। हाँ जी मानसी जी बताएं, कुछ आइडिया है कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। सर आई डोंट नो। ओके, चलिए देखिए, तो अब यानी हमें कंपोनेंट भी समझना पड़ेगा। ठीक है।
तो शॉर्ट में समझते हैं कि एक्चुअली कंपोनेंट का मतलब होता क्या है, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक अंडरस्टैंड करो कि कंपोनेंट का एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो बेटा क्या है। वो है इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या होता है मतलब? Effect of a vector in a particular direction. तो अगर मान लो यू आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस सपोज, ठीक है ना, आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक्स के अलोंग मूव करोगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा या नहीं होगा? क्या बोलोगे? Yes sir. बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं कहूँ कि आप एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं तो आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? No sir. तो इसका मतलब आपके जो डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो इफेक्ट है इन दी वाई डायरेक्शन वो क्या है? जीरो, Yes है sir. ना। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता वाई में तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता? चेंज। लेकिन अगर आप एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है इन दी वाई डायरेक्शन, और इन अदर वर्ड्स देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन। क्या ये बात सही है? Yes. तो ये, और अगर आप वाई के अलोंग मूव कर रहे होते तो सिमिलरली मैं बोलता कि आपका एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं है, राइट। बट Okay अगर sir. मैं एक डायग्राम बनाता हूं, सपोज यू आर मूविंग अलोंग दिस लाइन, तो इनिशियली यू आर एट ए एंड नाउ यू आर एट बी। तो ए पर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट था वो था मान लो x1, और बी पे आपका कोऑर्डिनेट था x2। तो मैंने आपसे पूछा कि जब आप ए से बी की तरफ गए तो क्या आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? Yes sir. तो क्या इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है? No sir. क्या इसका डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट है इन दी एक्स एक्सिस? इफेक्ट, Yes sir. Yes. Yes. इफेक्ट तो है, क्योंकि अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है तो मतलब इफेक्ट है, और Yes. इफेक्ट है मतलब कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो अगर किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो जैसे कॉज होता है ना, कॉज इफेक्ट, if one thing is Yes. present then second thing will happen. In the same way, if you are moving along the line AB but the x coordinate of your position is changing, means that your displacement is there in the x direction. मैं ये कह सकता हूँ although you are moving along the line AB but your displacement is there in the x direction. और क्यों कह सकता हूँ? Because your x coordinate is changing. ठीक है बेटा। Okay sir. सिमिलरली अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जो ए से बी है उसका इफेक्ट है इन दी वाई डायरेक्शन? Yes sir. वेरी गुड, ठीक है ना, बिकॉज आपने चेक कर लिया कि वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ठीक है ना। तो अब सवाल आया कि प्रैक्टिकली ये जो इफेक्ट होते हैं ना, इन्हीं को हम कंपोनेंट्स कहते हैं या रिजॉल्व पार्ट कहते हैं, एंड हाउ एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली वी डू टू फाइंड दी, है ना, मेथड क्या है निकालने का। तो मेरा मेथड ये है कि व्हाट वी डू, वी फाइंड अ प्रोजेक्टेड लेंथ on the axis on which you want to find the components। तो मैंने क्या किया, दोनों एक्सट्रीम से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। तो जो ये लेंथ आई एक्स एक्सिस पर, इसी को क्या बोलते हैं? इसका एक्स कंपोनेंट। अगर ये वेक्टर आर है तो उसको मैं बोल दूंगा इसका आर एक्स। आर एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर। क्या ये क्लियर है? Yes sir. सिमिलरली मैं यहां से वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और ये जो लेंथ आएगी ना बेटा, इसी को हम बोलेंगे आर वाई, यानी आर कंपोनेंट या सॉरी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर इन द वाई डायरेक्शन। Okay sir. अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम ए से बी जाते हो तो आपका जो वाई कंपोनेंट आता है वो प्लस वाई के अलोंग डायरेक्टेड है या माइनस वाई के अलोंग डायरेक्टेड? Plus y. वेरी गुड, क्योंकि एरो तुमने देख लिया कि ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट मींस यू आर मूविंग इन दी प्लस वाई डायरेक्शन। तो आपका यानी वाई कंपोनेंट क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये क्या आ गया? पॉजिटिव, यानी Positive. एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ गया। वेरी गुड। तो यानी अब आप सीख गए कि कंपोनेंट हमें लेने कैसे होते हैं, हमें केवल प्रोजेक्टेड लेंथ निकालनी होती है ऑन दैट पार्ट। अब एज अ वर्किंग रूट अब हम सीख लेते हैं कि हमें करना क्या होता है कंपोनेंट्स को निकालने के लिए। अगर मान लो ये वेक्टर आर है
और ये थीटा है विद द एक्स एक्सिस। तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे और पेन को डालेंगे, एंड इफ दिस इज आर और हमें ये लेंथ निकालनी है, तो कल भी हमने बात की थी, जैसे कर सकते हैं कभी भी, ये है आर कॉस थीटा। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, क्या ये लेंथ आर कॉस थीटा आ जाएगी? यस सर। राइट। और ये वाला अगर हम साइड देखें, ये वाला एंगल देखें, तो ये एक्चुअली 90 माइनस थीटा है। ये क्या है? 90 माइनस थीटा। ऑल्दो से साइन थीटा भी बोल सकता था मैं डायरेक्टली, लेकिन अभी मैं कॉस थीटा वाले टर्म से निकालता हूँ। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी आर साइन थीटा। थीटा। ओके, यस। चलिए तो अब हम ये समझ गए कि भाई अगर ये वेक्टर का आर कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा आई कैप, और ये लिख सकता हूँ आर साइन थीटा जे कैप। लिख सकता हूँ ना? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। और अगर ये लेंथ आर कॉस थीटा अगर एक्स है, मान लो, है ना, या आर एक्स बोल देता हूँ, चलो आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, इसको आर को बोल देता हूँ। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे ये लेंथ आर वाई है, ये लेंथ आर एक्स है, ये वाला, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा। तो ये आता है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट। क्या आप ये समझ गए? सर हम आर जेड के का कैप कब लेते हैं? लेते हैं, अगर एक्स वाई हमें समझ में आ जाता है तो उसके बाद जेड भी ले लेते हैं। तो पहले हमें एक्स वाई एक बार क्लियर हो जाए, तो फिर हम 3D में भी बात करेंगे, तब जेड की भी बात कर लेंगे। अभी एक प्लेन में बात कर रहे हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट बन जाए, हम बात को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। ओके सर। ठीक है ना? जब हमसे समझ जाएंगे तो फिर हम 3D की बात करें। तो क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। वेरी नाइस। चलिए, अब अगर आपकी इच्छा है कि भाई जेड कब लेते हैं वो भी देख लें, तो चलो जी देख लेते हैं। तो जैसे मान लो ये मैंने एक वॉइड बनाया, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट तो ऑरिजिन है मान लो, और ये लाइन मैंने मान ली, ये मान लो है एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो ये क्या बन गई, वाई एक्सिस, और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो ये बन गई बेटा जेड एक्सिस। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो स्पेस में ये एक पॉइंट है पी, तो इसकी पोजीशन की मैं बात करता हूँ, तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसको मैंने बोल दिया आर। ओके, यस। अब तुम बस ये देखना है कि अगर मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम द पॉइंट पी, तो वो कहाँ से आएगा, ये समझना है। तो मैं यूज कर लेता हूँ, ये यूज कर लेता हूँ। तो ये वाला प्लेन जो दिख रहा है ना बेटा आपको, सबसे पहले ये वाला प्लेन, ये जो 4 पॉइंट है, ये प्लेन यस दिख रहा सर। है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो यहाँ पे आके रुकेगा ये, और ये वाली जो लेंथ आएगी, इसी को मैं बोल दूंगा आर एक्स। ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, वो ये लाइन होगी जो मैंने अभी इस कलर से बनाई है, और जो लेंथ इंटरसेप्ट हुई है ऑन द एक्स एक्सिस, वो आर एक्स है। ये आपको शायद दिखा होगा, यस सर। दिख गया, वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं, हम अभी किसी और कलर से वाई पे, तो वाई में क्या करना है भाई, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये वाला प्लेन जो है, ये देखो ये वाला प्लेन, तो मैं यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो दिस लेंथ इज द आर वाई। क्या ये दिख रहा है बेटा? यस सर। शाबाश। और अगर मैं अब कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, तो मैं येलो तो नहीं, ये कर लेते हैं। अब जेड एक्सिस बेटा कौन सा वाला होगा, देखो ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला प्लेन देखो, तो इस वाले प्लेन में मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन दी जेड एक्सिस, तो ये वाली जो लेंथ है, ये इसका क्या आ गई,
Z component in this RZ. क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे R को RX, RY, RZ के टर्म्स पे लेके आने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला जो है प्लेन देखो, यानी अगर मैं ये RX है RX RY प्लेन देखो बेटा, बीचों बीच अगर ये वाला वेक्टर जो जाएगा इसकी लेंथ क्या होगी? ये होगी RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर अंडर होगा ना? यस। और देखो ध्यान से RZ के जो पैरेलल है, RZ जो मैंने बनाया उसके पैरेलल है ये वाला वेक्टर, तो ये भी तो RZ होगा ना बेटा? यस सर। तो इन दोनों को अगर हम यूज करें तो हम देख पा रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और R जो है बेटा वो इन दोनों का क्या है, यानी पाइथागोरस से हम इसको लिंक बना देते हैं। RZ का ये स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, ये RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये देखो समझ में आ रहा है? यस सर। तो यानी अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर कोई वेक्टर R है, यहाँ तक देख लो ध्यान से, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, कर लिया? यस सर। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा। तो इन शॉर्ट हमें समझ में आया कि अगर RX, RY, RZ इसके कंपोनेंट्स हैं तो वेक्टर R कैन बी रिटन एज RX I कैप, RY J कैप, RZ K कैप। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि R का जो मैग्नीट्यूड है वो है RX का स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर अंडर रूट। क्या अभी क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो इस मेथड से अगर क्लियर हो गया है तो हमें डॉट प्रोडक्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, पर डॉट प्रोडक्ट में अगर हम चले गए थोड़ा तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ हल्का फुल्का कि अब मैं आई कैप डॉट आई कैप की अगर मैं बात करूँ, अभी अभी हमने क्या सीखा कि ए डॉट बी, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता नहीं? यस सर। अब तुम्हें आई भी मालूम है, तो अगर मैं आई डॉट आई पूछूं आपसे कि आई डॉट आई कितना होगा, तो इस केस में मेरा ए कौन है आई और बी भी कौन है आई, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो बोलो जरा, पहले आई का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? आई क्या चीज है? डायरेक्शन। इट इज ए यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर इन द एक्स एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? RX। मैं आई की बात कर रहा हूँ बेटा, आई डॉट आई की। तो केवल आई की अगर मैं बात करता हूँ, आई एक यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? आज ही हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1। यस। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। क्लियर है? तो इसका मतलब Yes. ये जो ये वाला पहले वाला आई है, ये कौन है? ये ए है ना, ऊपर वाला फॉर्मूले का ए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? 1। और दूसरे वाला आई है वो कौन है? बी, एक्चुअली सेकंड वाला वेक्टर, तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1।
और अब दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा बेटा? cos theta. हाँ, if both vectors are along the same line, they are parallel to themselves, they are actually overlapping, yeah, at least parallel, so what is the angle between the two? 0. जीरो, बिल्कुल सही। तो यानी कि अगर ये पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल जीरो होगा। तो cos जीरो क्या होता है बेटा? नहीं, cos जीरो क्या होता है बेटा? 1. 1। शाबाश। तो यानी ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये आ गया 1 into 1 into 1, that is 1। 1. तीनों का प्रोडक्ट है ये, तो 1 आ गया। तो i डॉट i क्या आ गया? 1। तो क्या सिमिलरली मैं कह सकता हूँ j डॉट j भी 1 होगा? ये j क्या होता है बेटा? Unit vector. In which direction? Direction of y axis. पॉजिटिव y डायरेक्शन। वेरी गुड। तो j डॉट j भी क्या हो जाएगा बेटा? अगेन 1 into 1, अगेन cos 0 is 1, अगेन इट इज 1। ठीक बात है ना? Yes. सिमिलरली k डॉट k भी क्या हो जाएगा? 1। तो अब सीखना ये है कि i डॉट i 1 है, j डॉट j 1 है, k डॉट k 1 है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये i डॉट j क्या होना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि i डॉट j, पहली बात तो आप ये बताओ i और j में एंगल कितना होगा बेटा? 90 degree. वेरी गुड। एंड cos 90 इज बेटा? 0. शाबाश। तो ये 0 है, तो ये 0 हो गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो i डॉट j क्या हो गया? 0। सिमिलरली j डॉट k इज 0 एंड i डॉट k इज अगेन 0। 0. ठीक है ना बेटा? Yes. अब हम देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर है a, कोई वेक्टर है b, तो यहाँ पर ax का मतलब क्या है बेटा? ax क्या चीज है? वेक्टर a का x कंपोनेंट। Yes. ay क्या है? y कंपोनेंट। और az क्या है? z Z. कंपोनेंट। ठीक है ना? Yes. सिमिलरली bx क्या है? B component. x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर b। b एक अलग वेक्टर है ना, a तो अलग है, Yes. अब b अलग है, तो b का भी तो x y z कंपोनेंट होगा। तो ये bx Yes. क्या चीज है? ये वेक्टर b का x कंपोनेंट है। सिमिलरली by क्या है? y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर b। और az bz क्या है? z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर b। B. ओके। Yes. अब सपोज मैं a डॉट b निकालना चाहता हूँ, a डॉट b, तो मैं क्या करना होता है? पहले इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट दिया, जो क्या आया? वो आया ax bx, और i डॉट i तो होता है 1 बेटा। Yes. बस फिर हमने इसका इससे डॉट लिया, तो ये आएगा ax by i डॉट j, और i डॉट j क्या होता है बेटा? 0. 0। फिर हम लेंगे इसका इससे डॉट, यानी क्या लेंगे? ax bz तो आई जाएगा, बट i डॉट k आ जाएगा। तो i डॉट k क्या होता है? 0. तो ये टर्म तो एक ही टर्म आ गई है ना। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको इसके साथ डॉट लेते हैं, तो क्या आएगा बेटा? ay bx, और i डॉट j आ जाएगा। तो i डॉट j क्या होता है बेटा? 0. फिर हम इसका इसके डॉट लेते हैं, तो क्या आएगा? ay by, और k डॉट j क्या होता है? 1। 1. अब हम इसका इससे डॉट लेते हैं बेटा, तो j डॉट k आएगा, 0. वो हो जाएगा 0। शाबाश। फिर अब हम क्या करें? अब हम तीसरे की बारी लाते हैं भाई, तो इसका इससे डॉट लेना है, क्या आएगा? k डॉट i तो बेटा 0 होता है।
फिर इसका इससे डॉट लेंगे तो k डॉट जे भी क्या होता है बेटा 0। 0 अब यहाँ पे इससे डॉट लेंगे तो k डॉट के तो 1 होता है तो ये हो जाएगा az dz, BZ ठीक ना। तो इनको yes अगर हम ऐड कर दें तो a डॉट b का एक फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? ax bx plus बिल्कुल ay शाबाश, by plus az bz बिल्कुल सही। ax bx प्लस ay by प्लस az dz, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर है गिवन ax i कैप ay j कैप और az k कैप, और मैं कहूं कि चलो भाई दूसरा वेक्टर भी a ही ले लेते हैं, अगेन सेम, और अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो लेफ्ट में तो आ जाएगा a डॉट a और राइट में ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे ax इंटू बी एक्स, तो b की जगह तो फिर ax ही आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर ay इंटू ay ही आ जाएगा और यहाँ az इंटू az ही आ जाएगा। क्या बेटा ये आपको समझ में आ गया? yes sir तो हम देख पा रहे हैं बेटा कि लेफ्ट में जो a डॉट a है वो क्या होता है बेटा, मॉड a इंटू कॉस 0, बिकॉज a और a के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा ना, वो तो 1 होता है। और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया ax का स्क्वायर और ये आ गया ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, तो ये हो गया मॉड a का स्क्वायर एक्चुअली, तो मॉड a हो गया अंडर रूट ऑफ दिस, इस पूरे का अंडर रूट यानी पावर हाफ बोल सकते हैं ना। yes sir तो डॉट प्रोडक्ट से भी हमने a के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इसे नोट कर लो। sir done sir I'm done वेरी गुड। चलिए पहले देखते हैं कि आज हमने अभी सीखा क्या, मतलब सीक्वेंस क्या रही है हमारी, ठीक है। yes तो सबसे पहले तो भाई हमने शुरू किया काइनेमेटिक्स से, तो डेफिनेशन की बात की है ना। तो जो मैं देखते रहेंगे हम लोग, है ना। कोई डाउट होगा तो आप ऑन द स्पॉट रेज कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ याद आएगा कि ये चीज मुझे उतनी क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन तो काइनेमेटिक्स की हमें क्लियर है। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, रेफरेंस फ्रेम के बारे में। तो रेफरेंस फ्रेम क्या था बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, तो ये भी क्लियर है बेटा। yes sir अब पोजीशन की बात की हमने कि पोजीशन देने के दो तरीके हैं, आइदर वी गिव द कोऑर्डिनेट्स, है ना, जैसा अभी हमने दिया, और कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्लियर है ना, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, yes sir या फिर हम यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर में भी आपको ये समझ में आ गया या हाउ टू कन्वर्ट coordinates into position vector and how to convert या how to find coordinates if the position vector is given, क्योंकि x क्या है बेटा r cos theta, y क्या है r sin theta। क्लियर है बेटा। yes sir इसके बाद हमने बात की कि अगर कोई भी वेक्टर r गिवन है ना, उसके कंपोनेंट्स गिवन है rxi ryj rz के, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। फिर हमारे पास सवाल आया कि हमें तो पता ही नहीं भाई ये फॉर्मूला, तो चलो उसको ड्राइव करने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट भी थोड़ा सीख लिया, तो इसकी जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि हमने वेक्टर भी थोड़ा मिस किया हुआ है, अभी भूला हुआ है। तो चलिए हमने सीखा कि ए डॉट भी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा। no sir और फिर हमने बात की कि आई जे के वेक्टर क्या है, तो फिर यूनिट वेक्टर की बात आई, वही पता होना चाहिए था। तो यूनिट वेक्टर क्या था, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और इसे यूज किया जाता है टू गिव द डायरेक्शन। तो हमने एग्जांपल लिया, यानी पहले तो हमने जाना कि आई जे और के तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं जो अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस और प्लस जेड एक्सिस हैं। अच्छा ये बताओ कोई ऐसा फोर्स मुझे बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और वो माइनस एक्स के अलोंग लग रहा है, बोलो क्या होगा। so क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो 5 न्यूटन है एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड द माइनस एक्स एक्सिस,
तो इन टर्म्स ऑफ ij k व्हाट विल राइट अबाउट इट, कैसे एक्सप्रेस करोगे? सर इन जे। बेटा जे में तो तब होता ना y के अलॉन्ग लग रहा होता, तो ये फोर्स क्या y के अलॉन्ग लग रही है? मैंने क्या बोला, किस लाइन के अलॉन्ग लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है? -1। माइनस एक्स बोला मैंने। ओ -i। ठीक है ना, माइनस एक्स। तो अभी इसके आगे क्या लिखूं, 5 न्यूटन आई कैप लिख दूं या -5 न्यूटन आई कैप लिख दूं? -5 न्यूटन। शाबाश। यानी प्लस आई अगर अलोंग दी प्लस एक्सिस है तो माइनस आई क्या होगा, टुवर्ड द माइनस एक्स एक्सिस। एकदम ठीक है। यस सर। तो ये हमने जाना, ये एग्जांपल भी मैंने दिया था, 10 न्यूटन जो होता है, जो हमने 10 आई कैप लिखा, तो ये अलोंग दी प्लस एक्स एक्सिस है। फिर हमने एक डिफाइन किया कि भाई यूनिट वेक्टर ए कैप, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि किसी वेक्टर में क्या होता है भाई, उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन को देने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो इन जनरल एक वेक्टर में हमने क्या दिया, जैसे ए कैप जो होता है वो क्या है, वो एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द वेक्टर ए। तो यहाँ पे हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं उस वेक्टर को क्या करूंगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको इसके नीचे ले आता हूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ओके, यस। आगे चलते हैं। तो आगे हमने कंपोनेंट्स की बात की, भाई ये ए एक्स आई पूरा क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट, ए वाई जे क्या है, वाई कंपोनेंट, ए जेड के क्या है, जेड कंपोनेंट, है ना। फिर कंपोनेंट निकालना सीखना था, तो हमने थोड़ी सी बात की कि भाई अगर आप मूव करते हैं ए टू बी तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में होगा या नहीं होगा, वाई में होगा या नहीं होगा। अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपके डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है इन द एक्स एंड वाई एक्सिस, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका एक्स और वाई कंपोनेंट एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया था कि अगर आप एक्स के अलॉन्ग मूव करोगे तो आपका वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जीरो, है ना, जीरो। और वाई का अलॉन्ग मूव करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट जीरो, है ना। और ये ऑब्वियस भी, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा कि आर कॉस थीटा से हमें कंपोनेंट मिल जाएगा, तो ध्यान से देखो, अगर तुम एक्स के अलॉन्ग मूव करते हो तो आपका जो एंगल होगा थीटा विद द वाई एक्सिस वो क्या होगा, 90 होगा ना। यस सर। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो, जीरो। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर का खुद से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। तो ये हमने सीखा थोड़ा कि भाई आर गिवन है तो कैसे कैसी, तो हमने पहले भी थोड़ी बात की थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर है। अब 3D में जैसे आपने रेस किया था बेटा, जेड होगा तो क्या होगा, तो चलो जेड की बात भी कर ली हमने, 3D में देख लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस थोड़ा ले लिया, बना लिया, है ना। और यहाँ से हम देख पाए कि भाई नेट आर जो होता है वो आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर का अंडर रूट होता है, वेयर आर एक्स, आर वाई, आर जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर इन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये तो क्लियर है ना डायग्राम बेटा? यस सर। शाबाश। आगे मूव करते हैं। तो अब हमें डॉट प्रोडक्ट से भी ये लेके आना था, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट से हमने देखा कि ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया, मॉड ए मॉड बी इनटू कॉस थीटा, है ना, ये किया था ना। यस सर। और फिर आपको ये क्लियर है कि आई डॉट आई क्या आ जाएगा, 1, जे डॉट जे क्या आ जाएगा, 1, के डॉट के बी क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है ना रीजन कि क्यों 1 आया। यस सर। तो उसके बाद हमने बात की, ठीक है भाई, फिर आई डॉट जे क्या होगा, 0, जे डॉट के क्या होगा, 0, आई डॉट के क्या होगा, 0। और रीजन क्या था, एंगल इज 90। ओके। यस सर। फिर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया कि अगर ए वेक्टर हो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी वेक्टर हो बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए डॉट बी इन टर्म्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो ये हमने फंडामेंटल से इसको ड्राइव करके, है ना, डॉट प्रोडक्ट लेके देखा, और फाइनली हमें फॉर्मूला मिला, ए डॉट बी होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अच्छा, हमें ये भी दिख रहा है कि ए डॉट बी जो फाइनल ऑपरेशन था ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई जे के है, इसमें कोई आई जे के नहीं आ रहा। इसका मतलब ए डॉट बी लेने के बाद जो भी क्वांटिटी आई है वो एक वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर है, याद रखना। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके,
चलिए उसके बाद हमने देखा जो हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते थे कि अगर ए वेक्टर हमें गिवन है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के और फिर से हम ए को ही ले लें यानी ए का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमें मिलेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट ए राइट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस ए वाई इंटू ए वाई प्लस ए जेड इंटू ए जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बेटा क्या मिला मॉड ए इंटू मॉड ए दैट इज मॉड ए का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर और यहाँ से हमें जो फॉर्मूला चाहिए था वो मिल गया यानी मॉड ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर होल अंडर रूट। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखो एक तो डॉट प्रोडक्ट सीख लिया है ना जो आपका अगर पहले का थोड़ा मिसिंग है तो वो आपने सीख लिया। अब काइनेमेटिक्स में इसके आगे मूव करेंगे बेटा इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं बेटा। ओके बेटा ओके सर, थैंक यू सर। ओके।